नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर क्या कुछ कह रहे, सीधा सुनाते हैं। केदार के कपाट खुले, 27 अप्रैल को बाबा बद्री विशाल के कपाट खुले, 22 तारीख को यमुनोत्री गंगोत्री के खुले। उसके बाद अप्रैल माह में, मई माह में लगातार बर्फबारी होती रही और बीच में आप सबको पता है कि इस बार बरसात बहुत ज्यादा हुई और उसके कारण से भी यात्रा बीच बीच में हमको रोकनी भी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी 44 लाख का आंकड़ा अभी तक पूरा हो गया है। ये मानिए कि 50 लाख तीर्थयात्री इस बार में बहुत आसानी से 50 लाख का ये आंकड़ा पार हो जाएगा और हर वर्ष ये रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा है। जितने 21 में आए थे उससे ज्यादा 22 में आए, 22 में जितने आए उससे ज्यादा 23 में आए। और ये स्थिति तब है जब बहुत बार हमको यात्रा रोकने का भी अनुरोध यात्रियों से करना पड़ा है कि आप यात्रा में तभी आएं, क्योंकि हमारे लिए यह भी प्राथमिकता होती है कि जो राज्य में आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनकी यात्रा आसानी से हो, उनको किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। उस काम को हम लोग करते हैं। इसी प्रकार से मैं कांवड़ यात्रा की बात करूं तो कांवड़ यात्रा में इस बार हमारे यहां 4 करोड़ 15 लाख लोग, बड़ी संख्या, यानी कि पिछले वर्ष 3 करोड़ 75 लाख थी और इस वर्ष वो 4 करोड़ को पार कर गई। 4 करोड़ शिव भक्त मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं और एक भी कोई विवाद की स्थिति नहीं हुई है। शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा संपन्न हुई है। और पर्यटन की क्षेत्र में मैं बात करूं तो पूरे साल भर इस बार हमारा अप्रैल माह से लेकर जुलाई तक लगातार सारे होटल पूरी तरह से ऑक्युपाइड थे। 100% ऑक्यूपेंसी रही है। कभी तो ये स्थिति होती थी कि हम लोगों को होटल बुकिंग के लिए भी तमाम जगह से रिक्वेस्ट आती थी, तमाम जगह से लोगों के कॉल्स आते थे कि होटल नहीं मिल पा रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं हो पा रही है। सड़कें इतनी भरी हुई कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी या नैनीताल, रामनगर, मुक्तेश्वर ऐसे क्षेत्रों में लगातार आवागमन थोड़ा कठिन भी हुआ। उस दृष्टि को भी ध्यान में रखते हुए हम अगले आने वाले 25 सालों का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश का अमृत काल, जिसको हम लोग सब लोग कह सकते हैं कर्तव्य काल और योजन काल, कि अगले 25 सालों की प्लानिंग, उसकी दृष्टि से भी हम उत्तराखंड के अंदर काम कर रहे हैं कि अच्छी सड़कें हों, अच्छा हमारा पार्किंग की व्यवस्था हो, अच्छे होटल हों, अच्छे आने जाने की व्यवस्था हो, हर प्रकार से अच्छा पेयजल हो, अच्छी पावर की व्यवस्था हो। उन सभी पर एक बड़ी योजना के प्लानिंग के तहत हम काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि दिल्ली वासियों को सबको पता है, आने वाले समय में बहुत जल्दी जो हमारा एलिवेटेड सड़क का काम चल रहा है दिल्ली से देहरादून का, उस सड़क के कंप्लीट होते ही दिल्ली से देहरादून की दूरी बहुत कम होने वाली है। हमारा पंतनगर का एयरपोर्ट जो सिटकुल एरिया में है, रुद्रपुर में, वह हमने जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए 800 एकड़ जमीन हमने, राज्य सरकार ने उसको ट्रांसफर भी कर दी है। आने वाले समय में जल्दी एक आवागमन का अच्छा केंद्र, जैसे देहरादून का आज एयरपोर्ट हमारा दिन भर में लगभग 40 के आसपास 40 उड़ानें देश के विभिन्न विभिन्न शहरों के लिए देहरादून से हो रही है। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन गई हैं और पहले जो लोग गए होंगे और अब जब जा रहे हैं तो एक नया अनुभव लेकर आ रहे हैं। अभी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, आप सब बुद्धिजीवियों के बीच में से, हमारे उद्योग जगत के लोगों से, कि इस बार का जो G20 का समिट हुआ, हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से मैं राज्य के स्तर पर बात करूं तो उत्तराखंड राज्य को भी एक नहीं बल्कि 3 अवसर हमको उपलब्ध हुए कि 3 बड़ी मीटिंगें हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर आयोजित की और तीनों में जो हमारे डेलीगेट्स आए थे वो एक अच्छा अनुभव लेकर उत्तराखंड से गए। हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारे यहाँ पर जो काम हुए हैं, या मैं कहूँ कि उत्तराखंड राज्य के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी जहाँ भी वो गए,
भारत की जो समृद्ध विरासत है, भारत का सामर्थ्य है, उसको पूरी दुनिया ने देखा। और हमको भी 3 बैठकें हुई तो, और तीनों में हमारे भी ब्रांड एम्बेसडर बनकर वो गए। और इतना ही नहीं, मैं जब ब्रिटेन गया था तो वहाँ के पर्यटन मंत्री से मिला, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा कि क्या गजब का आपका G20 का आयोजन हुआ, आपके प्राइम मिनिस्टर की क्या प्लानिंग थी, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को आपका देश दिखा दिया। गर्व की अनुभूति हुई, सीना चौड़ा हो गया जब दुनिया के दूसरे देशों में भी आज हमारी इस प्रकार की प्रसिद्धि हो रही है। और उसके कारण से मैं उत्तराखंड की बात करने जरूर आया हूं आप सबसे, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर एक वातावरण तैयार हुआ है कि आने वाले जो 25 साल हैं वो आज भारत के 25 साल होने वाले हैं। यानी कि पूरे इंडिया के अंदर भारत के लोग, भारत के अंदर पूरी दुनिया के लोग आज जो है व्यापार के लिए, निवेश के लिए आना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो प्रेरणा है, ये हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ही प्रेरणा मिली। जब वो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे, पिछले दिनों में देख रहा था कि उनका वाइब्रेंट गुजरात का जो हर साल कार्यक्रम जो आयोजित होते थे, उसके 20 साल जब पूरे हुए और उन्होंने जब शुरुआत में इस कार्यक्रम को शुरू किया था, इसी प्रकार से जब उन्होंने शुरू किया तो बहुत सारी कठिनाइयां आई। उन्होंने उस 20 साल पूरे होने पर अहमदाबाद में उस कार्यक्रम में जब वो बोल रहे थे तो बता रहे थे लोगों को कि उस समय की जो सरकारें होती थी वो गुजरात में निवेश करने से रोकती थी लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार प्रयास करने से, लगातार आप सब लोगों के साथ संवाद करने से एक समय ऐसा आया कि गुजरात जो है निवेशकों के लिए एक अच्छा स्थान बन गया। उसी प्रकार से हमने उत्तराखंड में भी ये शुरू किया। उत्तराखंड में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए एक पैकेज दिया था और उस पैकेज के कारण से बड़ी संख्या में राज्य में निवेश हुआ था, उद्योग आए थे। लेकिन यही जो 2014 से पहले थोड़ा राजनीति को देखकर जो काम होता था, सरकारों को देखकर जो काम होता था, दलीय जो प्रणाली है, उसके तहत 2010 में यहाँ केंद्र में सरकार थी दूसरी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो वो पैकेज आगे नहीं बढ़ा। इसके कारण से कुछ वहाँ पर चेन ब्रेक हुई। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद और उत्तराखंड राज्य के साथ उनका जिस प्रकार का रिश्ता है, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे यहाँ पर आज सड़क के क्षेत्र में, रोपवे के क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में जिस प्रकार से आज तमाम विस्तार हुआ है, तमाम विकास हुआ है, तमाम योजनाएं हमारे लिए स्वीकृत हुई हैं, तो आज वहाँ पर तेजी से काम हो रहा है। और पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के कार्यकाल में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। उसके कारण से हमको तमाम तरह से आज आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। दो अभी एक एम्स हमारे यहाँ पर ऋषिकेश में चलता है, मैं आप सबको बताऊं, ऋषिकेश का एम्स संचालित है। वहीं दूसरा एम्स भी उधम सिंह नगर में, उसका सैटेलाइट सेंटर भी हमारे लिए स्वीकृत हो गया है। उसकी भी सारी धनराशि आ गई है, सारी जमीन की व्यवस्था हो गई है, जल्दी ही उसका निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है। तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो जो प्रधानमंत्री जी ने हमसे अपेक्षा की है और उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा है, तो बाबा केदार के, मैं समझता हूँ दुनिया में सभी बाबा केदार के भक्त हैं, सभी श्रद्धालु हैं, तो कहीं ना कहीं उनके इस कथन को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए एक क्षण भी रुके बिना थके हुए निरंतरता से हम इस काम पे लगे हुए हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जो हमारा इस संकल्प है, ये आप सबके आशीर्वाद के बिना पूरा नहीं हो सकता है, आप सबकी शुभकामनाओं के बिना पूरा नहीं हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि देवभूमि उत्तराखंड के लगभग 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से मैं इस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट की सफलता के लिए आप सभी को 8 और 9 दिसंबर को जो देहरादून में आयोजित हो रहा है, FRI जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा फॉरेस्ट का, उसमें भाग लेने के लिए आप सबको आमंत्रित करने भी आया हूं, जहां आप सब लोग, हमारे ज्ञान जी से लेकर जिंदल ग्रुप ने और अनेकों समूह ने हमारे साथ करार किया है। वहीं
आपको सशरीर आप सब वहां पर उपस्थित हों, यह भी मैं आपको निमंत्रित करने के लिए आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड राज्य के विकास एवं समृद्धि को विकसित करने में, क्योंकि देखिए देवभूमि में जन्म लेना, जहां ये किसी के हाथ में नहीं होता कि किसका जन्म कहां होगा, जन्म कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप कर्म करेंगे तो वो जन्म से भी बढ़कर होगा। और ये अवसर भी शायद भगवान ने दिया है, किसी न किसी रूप में आप अपना वहां योगदान देंगे। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड में अपने उद्योग स्थापित करने के लिए आप सभी को किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए, उत्तराखंड आपका इंतजार कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में रोड शो किया है। दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर रोड शो किया है। रोड शो में 18 से 20 कंपनियों के साथ करार भी हुआ है। बता दें कि प्रदेश में निवेशक सम्मेलन के लिए सरकार जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं सीएम धामी ने खुद ही अपने हाथों में कमान ले रखी है। बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए इस महीने देश के अलग अलग राज्यों में 4 रोड शो होने वाले हैं और इस रोड शो में प्रदेश सरकार 18 से 20 कंपनियों के साथ करार कर सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में रोड शो किया है। बता दें कि दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन देहरादून में होने जा रहा है, जिसे लेकर रोड शो किया गया और तकरीबन रोड शो में 18 से 20 कंपनियों के साथ करार हुआ है। तो प्रदेश में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए और बड़ी संख्या में निवेशकों को यहां पर आमंत्रित करने के लिए, बड़े बड़े निवेश लाने के लिए प्रदेश सरकार जोरों शोरों से तैयारियों में जुट चुकी है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया है दिल्ली में। बता दें कि दिसंबर महीने में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीते दिनों सीएम धामी लंदन के भी दौरे पर रहे, वहां भी उन्होंने रोड शो किया और तकरीबन पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए 2000 करोड़ रुपए के MOU भी साइन इस दौरान हुए। तो वहीं प्रदेश में अगर बात की जाए और अपने देश की यहां पर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। रोड शो उन्होंने किया है, 18 से 20 कंपनियों के साथ करार भी है। तो ये बता दें कि सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर की जा रही है और खुद सीएम धामी ने समिट को लेकर अपने हाथों में कमान की जिम्मेदारी ले रखी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में रोड शो किया है। दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर रोड शो किया है। 18 से 20 कंपनियों के साथ करार भी इस दौरान हुआ है। वहीं प्रदेश में निवेशक सम्मेलन के लिए सरकार जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है और खुद सीएम धामी ने भी इसकी जिम्मेदारी ले रखी है। खुद सीएम धामी भी इसकी कमान उन्होंने अपने हाथों में ले रखी है। चूंकि बीते दिनों सीएम धामी लंदन के भी दौरे पर रहे, लंदन में भी बड़ी संख्या में निवेश पर्यटन के क्षेत्र में हुआ है और सीएम धामी अब रोड शो के जरिए कंपनियों के साथ करार कर रहे हैं और सभी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आमंत्रित भी कर रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 11 पुलों की मरम्मत के लिए स्वीकृत टेंडर को निरस्त करने के आदेश को खारिज किया है। मामले की सुनवाई अब मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के साथ अधीक्षण अभियंता पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 11 पुलों की मरम्मती के लिए स्वीकृत योजना वाली याचिका को भी यहां पर खारिज की गई है। तो न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं स्वीकृत टेंडर को निरस्त करने के आदेश को खारिज किया है। 11 पुलों की मरम्मती के लिए टेंडर को स्वीकृत किया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 11 पुलों की मरम्मती के लिए जो टेंडर स्वीकृत की गई थी उसकी मांग को खारिज करने की याचिका पर यह सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में मामले को लेकर सुनवाई हुई है।
तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पिथौरागढ़ दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में 12 अक्टूबर को पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे के संबंध में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जहां मंत्री गणेश जोशी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी के जनपद में आगमन को लेकर विस्तार से भी इस दौरान चर्चा की है। साथ ही उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी की रैली और जनसभा को सफल बनाने के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य करने का आह्वान भी इस दौरान उन्होंने किया है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों की समस्याएं अब दूर होगी। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के लिए 1383 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। सरकार ने उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग नर्सिंग संवर्ग सेवा नियमावली की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार चयन साल 2023-24 के लिए किया जाएगा। वहीं रिक्त पदों पर 80% महिलाएं तो 20% पुरुष अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो मेडिकल कॉलेज में अब नर्सिंग अधिकारियों की परेशानियां दूर होंगी। चूंकि 1383 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती का रास्ता अब साफ हो चुका है। बता दें कि सरकार ने उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग नर्सिंग को लेकर यहां आदेश भी जारी किए हैं और अधिसूचना के अनुसार ये जो भर्तियां होंगी और ये जो चयन प्रक्रिया होने वाली है वो साल 2023-24 के लिए होने वाली है। तो ये बता दें कि जितने भी रिक्त पद हैं उन पर 80% महिलाओं की यहाँ पर नियुक्ति होने वाली है, तो 20% सीटों पर यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो अधिसूचना के अनुसार चयन साल 2023-24 के लिए किया जा रहा है। रिक्त पदों पर 80% महिलाएं होंगी तो 20% पुरुष अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पर किया जाएगा। तो मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों को जो भी परेशानियां आ रही है उन सभी का अब रास्ता साफ हो चुका है। परेशानियां अब खत्म होने वाली है उनकी, चूंकि 1383 रिक्त पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है, जिनमें से 80% महिलाएं अभ्यर्थी होंगी तो वहीं 20% पुरुष अभ्यर्थी का चयन किया गया है। तो नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। नियमावली की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार साल 2023-24 के लिए ये चयन प्रक्रिया की जा रही है। तो रिक्त पदें जितनी भी हैं नर्सिंग अधिकारियों को लेकर मेडिकल कॉलेज में जितनी भी रिक्त पदें हैं उनमें 80% सीटों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन होगा तो 20% सीटों पर पुरुष अभ्यर्थियों का चयन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज में अब नर्सिंग अधिकारियों की परेशानी दूर होगी। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के लिए 1383 नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। अधिसूचना भी जारी कर दी गई है और अधिसूचना के अनुसार साल 2023-24 के लिए भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। तो वहीं 80% महिलाओं का चयन होगा इन सीटों पर तो 20% पुरुष अभ्यर्थियों का चयन इन सीटों पर होगा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 में शराब के शौकीनों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया है, जिसके तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसका आज लाइसेंस जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया कि आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर व्यक्तिगत उपयोग के लिए देहरादून जनपद में आज इस तरीके का पहला लाइसेंस जारी किया गया है, जिसके लिए लाइसेंस धारक से नीति के अनुसार शर्तों के रूप में धारक इसका उपयोग व्यक्तिगत के लिए करेगा और जिस जगह बार बनाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा जो 19 वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति घोषित की गई है, उसमें आपके पर्सनल कंजम्पशन के लिए घरों में भी जो बार की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। इसमें नियम ये है कि जो भी व्यक्ति ये लाइसेंस लेना चाहता है उसको अपने पिछले 5 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। वो रिटर्न प्रस्तुत करने के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ और हैं,
उनको पूरा करने के बाद एक लाइसेंस जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी किया जाएगा, जिसमें 12,000 रुपये साल की फीस है, और फिर एक निश्चित मात्रा शराब की वो अपने घर में व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख सकेंगे। जैसे कि IMFL भारत निर्मित विदेशी मदिरा 9 लीटर, इम्पोर्टेड ओवरसीज मदिरा 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बियर 15.6 लीटर, इतनी मदिरा वो व्यक्तिगत उपयोग। बस खास बात यह कि सारी मदिरा व्यक्तिगत उपयोग के लिए, इसका कोई कॉमर्शियल उपयोग नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड के उच्च हिमालय भ्यूटार घाटी में पुष्पावती नदी के दूसरे छोर पर है। बता दें कि प्राकृतिक अल्पलाइन पुष्पों की घाटी, इसे नंदन कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं कोविड काल के बाद इस साल सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं और अब तक करीब 384 विदेशी पर्यटक विश्व धरोहर फूलों की घाटी का दीदार भी कर चुके हैं। पर्यटकों की यहाँ पर आवाजाही भी काफ़ी ज़्यादा बीते समय से देखने को मिल रही है, लेकिन बरसात और मौसम अलर्ट के बाद बद्रीनाथ हाईवे सड़क बंद होने के कारण घाटी के पीक सीजन के बाद थोड़ी बहुत संख्या पर्यटकों की कम हुई है। तो वहीं नगर में शौर्य यात्रा के बाद सभा में हिंदू संगठनों से जुड़े बाहर से आए लोगों ने शहर में भड़काऊ भाषण दिया, जिस पर मुस्लिम समाज ने रोष जताया है। इससे पहले कभी भी इस क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आपको बता दें कि क्षेत्र गंगा जमुना की तहजीब के नाम से जाना जाता है, जहां मुस्लिम समाज ने कोतवाली पहुंचकर भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं मुस्लिम समाज ने उप जिलाधिकारी को भी शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। लोगों के संज्ञान में यह आया था, परसों बजरंग दल का एक कार्यक्रम था पीपल वाले चौराहे पर। उसमें एक समाज के लिए बहुत गलत सलत बोला गया था और हम लोग अमन और चैन और मोहब्बत के जीने वाले लोग, हमारे शहर के अंदर कुछ बाहर के लोग आकर यहाँ आग लगाने का प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए एक हमने कोतवाल साहब को तहरीर दी है, जिस लोगों ने गलत शब्द बोले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या हुआ मतलब फिर? हाँ, हमारे शहर के हिंदू समाज ने भी, कल मैं फेसबुक पे देख रहा था, तमाम लोगों ने इस बात की चेतावनी दी है, हमारे शहर का बाहर के लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, हम बिगड़ने नहीं देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हैं। एक बर्तन में खाने वाले जो बाहर के लोग आए उनके चेहरे बेनकाब कर देंगे शहर के अंदर। इसलिए हमने आज अपने कोतवाल थाना प्रभारी महोदय से एक तहरीर के माध्यम से ये गुजारिश की है, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। हाँ, अरे नहीं, बोलो। सितारगंज से ही भावना फैलाने का प्रयास किया तो हमारे हिंदू भाइयों ने कहा कि शहर के अंदर कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए कोई गलत भाषा बोलेगा तो उसके खिलाफ हिंदू समाज मुस्लिम से आगे खड़ा होगा। इसलिए मैं अपने हिंदू भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सच्चे दिल से। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।